नॉलेज को आपके लाइफ में यूज़ कर सके, आपके ओवरऑल हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए और हार्ट का और कार्डियक अरेस्ट का या हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए। तो सॉरी, अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि यहाँ काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हार्ट अटैक से रिलेटेड, सॉरी, कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो मैं बीच बीच में इन सवालों का डेफिनेटली जवाब दूंगा, पर आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली कार्डियक अरेस्ट के बारे में है। और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दो अलग चीज़ है, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। पिछले लाइव में भी मैंने समझाया था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। आज भी मैं थोड़ा सा उसका एक बैकग्राउंड दूंगा ताकि आगे मैं जो कुछ भी बात बता रहा हूँ आपको वो आपके समझ में आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए उसमें, उसके लिए। तो हार्ट अटैक का ये मतलब होता है कि जब भी आपकी हार्ट की नस में कोई ब्लॉकेज हो तो वो पर्टिकुलर हार्ट की नस हार्ट के जिस भी हिस्से को ब्लड पहुंचाती है वो जो हिस्सा होता है हार्ट का उसको डैमेज हो जाता है, और इस डैमेज को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट को जब डैमेज होता है हार्ट की नस में ब्लॉक होने के वजह से, उसका ब्लड सप्लाई बंद होने के वजह से, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अभी इसमें बेसिकली उस व्यक्ति को प्राइमरी कंप्लेंट चेस्ट पेन की होती है, क्योंकि ये जो हार्ट को डैमेज होता है उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। अगर छोटे मोटे हिस्से में हार्ट को डैमेज है तो उससे कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है या जान को धोखा नहीं होता है। हार्ट का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, या यूँ कहो कि परमानेंटली डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है वो पर्टिकुलर छोटा हिस्सा। इसके वजह से हार्ट की ओवरऑल जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, हार्ट की जो पावर बोलते हैं, पंपिंग पावर, जो हम परसेंटेज में गिनते हैं, जो नॉर्मली 55-60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। अब कार्डियक अरेस्ट एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो गया है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट का जो बीटिंग है या धड़कना है या जो पंपिंग है वो टोटली बंद हो जाता है। हार्ट में जो भी हार्ट की एक्टिविटी है या जो पंपिंग का काम है वो हार्ट कर ही नहीं पाता है, टोटली बंद हो जाती है पंपिंग। उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो हार्ट की पंपिंग बंद होने की वजह से बॉडी के सारे अंगों को जो ब्लड सप्लाई पहुंचता है हार्ट की इस पंपिंग एक्शन की वजह से वो सप्लाई बंद हो जाता है। के लिए हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और कुछ मिनट्स के लिए भी अगर हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना मिले तो ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो सकता है, यानी कि ब्रेन कंप्लीटली ब्रेन डेथ हो सकती है। और एक बार ब्रेन डेथ हो जाए तो उसको टेक्निकली हम डेथ की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम ब्रेन डेथ को ही डेथ कहते हैं। तो इसका मतलब अगर कार्डियक अरेस्ट का तुरंत कुछ इलाज न किया जाए तो उसके वजह से उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। और इसीलिए कार्डियक अरेस्ट को जानना, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को जानना और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये समझना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर भगवान ना करे लेकिन आपके आजू बाजू में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, आपके आस पड़ोस में, आजू बाजू में, आपके काम की जगहों पे, तो आपको पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, और दूसरी बात आपको ये भी समझना चाहिए कि आगे करना क्या है। तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, और ये जो मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। अभी दूसरा हम कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि ये जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि दिल का धड़कना जो होता है वो बंद होता है, तो एग्जैक्टली हार्ट में होता क्या है। तो दो तरह का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एक कार्डियक अरेस्ट जिसमें जो हार्ट का पंपिंग जो ऐसे ऐसे पंप हो रहा है बिल्कुल रुक जाए, इसमें कोई एक्टिविटी ना हो, इसको हम एसिस्टोली ऐसे बोलते हैं। मतलब दिल का धड़कना टोटली जीरो हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट एट ऑल। दूसरी तरह का कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें हार्ट में कुछ मूवमेंट तो होता है बट इफेक्टिवली पंपिंग वाला मूवमेंट नहीं होता है, हार्ट बस ऐसे कांपते रहता है, एक ट्रेम्बलिंग वाला या ट्रेमर्स वाला मूवमेंट होता है। अब वो इस तरह ट्रेमर्स वाले मूवमेंट से आप समझ सकते हैं कि इफेक्टिवली कुछ पंपिंग हो ही नहीं रही, हार्ट के अंदर का जो ब्लड है वो हार्ट में ही रह रहा है और बाहर पंप होके कुछ आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एज गुड एज कि हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, लगभग ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में ब्रेन डेथ हो सकती है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गया कार्डियक अरेस्ट के टाइप्स।
अभी हम इस पे आते हैं कि इसमें इसको आप पहचानेंगे कैसे कि किसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है? इसको पहचानना कैसे है? तो अब इस अगले पॉइंट पे आने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन्स लेता हूँ जो लोगों ने यहाँ पोस्ट किए हुए हैं। नुज़हत सैयद वो पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको 1 ईयर से चेस्ट पेन है, बट समझ नहीं आ रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है या नहीं, और what is the best test to know the blockage? Is there any symptom to know the blockage? We did ECG, that was normal, but TMT test में mild positive आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हालांकि ये डायरेक्टली आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका डाउट है तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। चेस्ट पेन जब हम कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हार्ट से ही हो। हार्ट के दूसरे भी हार्ट के अलावा दूसरी भी चीज़ें होती है जो हमारे चेस्ट में होती है, पेन वहाँ से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये पेन लंग से आ सकता है, चेस्ट में जो बोन्स होते हैं या रिब्स होते हैं वहाँ से आ सकता है, चेस्ट की मसल से आ सकता है, यहाँ तक कि ऊपर का जो स्किन है उसमें भी कोई इशू है तो वहाँ से भी हमको चेस्ट पेन हो सकता है। तो चेस्ट पेन यानी हार्ट पेन ज़रूरी नहीं है। और ये चेस्ट के पेन को हार्ट के पेन से या चेस्ट के जो अलग अलग तरह के पेन्स हो सकते हैं, हार्ट का पेन, लंग्स का पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, एसिडिटी पेन, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करना, ये इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर के जो यूट्यूब चैनल है हमारा, फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर यही नाम से है, उसमें ये वीडियो है। आप उसको जाके देखिए, वो वीडियो देख के आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे समझना है कि हार्ट का ही पेन है या नहीं। दूसरी बात जो आपने पूछा है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस को देखने का बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो हार्ट के ब्लॉकेजेस को देखने का बेस्ट टेस्ट होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में भी दो तरह का एंजियोग्राफी होता है, एक सीटी एंजियोग्राफी और एक कैथेटर एंजियोग्राफी। इन दोनों में भी ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट होता है कैथेटर एंजियोग्राफी, यानी कि वो जिसके लिए अस्पताल में हम एडमिट करके एंजियोग्राफी करते हैं। क्योंकि जो सीटी एंजियोग्राफी होता है उसमें पहली बात तो जो हमें डेटा मिलता है वो सारी इमेजेस या फोटोग्राफ होते हैं हार्ट के ब्लड वेसल्स के, जबकि कैथेटर एंजियोग्राफी में हमको प्रॉपर वीडियोस मिलते हैं कि हार्ट के नस में जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से कैथेटर एंजियोग्राफी की जो एक्यूरेसी है वो बेस्ट है। उसको एंजियोग्राफी या हार्ट की नस को देखने के लिए कैथेटर एंजियोग्राफी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इसीलिए कैथेटर एंजियोग्राफी इज द बेस्ट टेस्ट टू सी द ब्लॉकेजेस इन द हार्ट वेसल्स। और लास्ट में आपने पूछा इज देयर एनी सिम्टम टू नो द ब्लॉकेज? द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी बहुत टिपिकली जो हार्ट का पेन होता है वो चेस्ट में भारीपन या टाइटनेस की तरह महसूस होता है। यूजुअली हार्ट का जो पेन है ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकलाइज नहीं होता है, वो पूरे ऑल ओवर द चेस्ट हमें ये पेन फील हो सकता है। और दूसरी बात, बहुत बार हार्ट का जो पेन है वो सिर्फ चेस्ट पे नहीं रहता है बल्कि वो रेडिएट होता है, यानी कि स्प्रेड होता है। तो चेस्ट से शुरू होके वो लेफ्ट आर्म में जा सकता है या हमारे लेफ्ट कंधे की तरफ आ सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में, पीठ की तरफ, या इवन जबड़ों में भी हमें हार्ट का पेन फील हो सकता है। तो बहुत बार वो शुरू तो चेस्ट से होता है लेकिन इन बाकी सारी जगहों पे वो रेडिएट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरह से ये चेस्ट पेन सबसे कॉमन सिम्टम्स है हार्ट के पेन का, या यूँ कहो ब्लॉकेजेस का। कभी कभी ये होता है कि ब्लॉकेजेस की वजह से पेन ना होकर, पेन बिल्कुल ही नहीं होता है, दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे अचानक सांसें फूलना, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, दिल में तेज़ धड़कन सडनली महसूस होना बिना कुछ ज़्यादा एक्सर्शन किए। तो ऐसे भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो ये भी एक ब्लॉकेज का साइन हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर चेस्ट पेन है और मन में थोड़ा भी डाउट है, खासकर अगर आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर जैसे अगर आपको पहले ही कभी हार्ट अटैक पास्ट में हो चुका है, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किडनी का इशू है, आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है दिन भर, तो इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में अगर आपको चेस्ट पेन होता है
तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाके मिलिए, एटलीस्ट एक ईसीजी करवा लीजिए और अगर वो कुछ आगे के टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं, तो वो भी करवाइए ताकि आपका ये जो चेस्ट पेन हो रहा है, वो हार्ट की वजह से है या नहीं, ये कन्फर्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इस मामले में हम जितना सेफ रहे उतना अच्छा है। थोड़ा भी अगर हम मिस्टेक हो गया डायग्नोसिस में तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अगर थोड़ा भी मिस हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए कभी भी क्लियर रहना सेफ है। तो आई थिंक इन्होंने जो पूछा था नुज़रत सैयद ने, टीएमटी टेस्ट माइल्ड पॉजिटिव आता है। अब ऐसा है कि अगर टीएमटी टेस्ट माइल्ड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि टीएमटी का जो टेस्ट है या जो ट्रेडमिल टेस्ट जो है उससे कुछ पुख्ता या सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है। तो अगर नहीं मिल रही है तो आपके डॉक्टर से बात करके देखिए। अगर वो बोलते हैं कि ज़्यादा डेफिनेटिव टेस्ट जैसे एंजियोग्राफी वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो बेटर वो करवा लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्ट के मामले में कभी भी कंप्लीटली क्लियर रहना हमेशा सेफ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एक आधा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगर एबनॉर्मल आता है तो हम सही समय पे सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर स्ट्रेस टेस्ट में कुछ क्लियरली नहीं आ रहा है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट से बात करिए। आगे का कुछ अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट वो एडवाइस करते हैं इंक्लूडिंग एंजियोग्राफी, तो उनकी एडवाइस के हिसाब से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लूँगा, इनका नाम इधर जेन्युइन रिव्यूअर है। तो इन्होंने पूछा है, हाय सर, ड्यू टू 1.5 years of huge PO and my constant stress, I got a minor attack in September. My age is 24. Doctor has put a mesh inside me, but even after putting mesh, just 1 month after, I got chest pain. The pain is not always there. It's only there when I take stress and my BP goes up. And even now, my BP is high most of the times. Because of this situation, I'm not able to avoid stress. What can be done now? How it will affect the mesh inside me? ओके, तो इनका मैं आंसर देना चाहूँगा। तब तक बाकी लोगों को भी अगर कुछ क्वेश्चन पोस्ट करने हैं तो यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। इसमें डिस्कशन में आगे से बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ इस लाइव में हैं लेकिन हमारे हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, उन सबको बताना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली एक हेल्दी हार्ट कम्युनिटी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है जो आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकती है, वो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ उस ग्रुप में। तो आप सब उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसका लिंक मैं इस यूट्यूब का हमारा जो लाइव चल रहा है इसके कमेंट में इसका लिंक डाल दूंगा मैं। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए और डेली बेसिस पे जो छोटा छोटा मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ उसको आप ज़रूर पढ़िए। और उसमें जो बहुत टिप्स भी डालता हूँ मैं, अगर वो भी आपको अच्छे लगते हैं तो उसको भी इस्तेमाल करिए, ताकि ओवरऑल आप आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकें। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बार आपका एंजियोप्लास्टी हो गया है या आपको यूँ कहो कि एक बार आपको अगर हार्ट अटैक हो चुका है जैसा कि आपको हुआ है, तो सेकंड हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है वो डेफिनेटली बना हुआ रहता है। हालांकि अगर सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन एक दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, उनके कंपैरिजन में आपको वापस हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो तो डेफिनेटली रहता है। और इसीलिए हमेशा आपने थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और जैसे अगर आपको वापस चेस्ट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार मिलिए, ये क्लियर कर लीजिए कि ये पेन वापस हार्ट की वजह से तो नहीं है। रिपीट हार्ट अटैक क्यों हो सकता है? रिपीट हार्ट अटैक हो सकता है जो स्टेंट डाला है उसमें री ब्लॉकेज होने की वजह से, विच इज़ ऑल्दो रेयर बट नॉट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। हो सकता है रिपीट ब्लॉकेज। अगर आपको एक ब्लॉकेज हुआ इसका मतलब आपकी बॉडी की हार्ट की नस की टेंडेंसी है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की, तो दूसरा ब्लॉकेज भी होने का चांस रहता है। तो स्टेंट में ब्लॉकेज वापस हो रहा है क्या, या किसी दूसरी नस में वापस ब्लॉकेज आ रहा है क्या, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको हार्ट का पेन हो सकता है। दूसरा ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो पेन है, क्या ये सच में हार्ट का ही पेन है या दूसरा भी कोई कारण हो सकता है इसका पेन का हार्ट के अलावा। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे चेस्ट में सिर्फ हार्ट है ऐसा नहीं है, लंग्स है, मसल्स है, बोन्स है,
इन सब जगहों से भी ये पेन आ सकता है। इवन एसिडिटी का पेन भी कभी-कभी हार्ट के पेन जैसा लग सकता है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है कि कैसे आप अपने चेस्ट पेन का कारण पहचान सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेन आपको आ रहा है सच में हार्ट की वजह से है भी या नहीं। तीसरी बात कि अगर इतना आपको प्रॉब्लमैटिक है वो चेस्ट पेन की वजह से इतना आपको तकलीफ हो रहा है, तो अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लेना है बेसिक, जैसे ईसीजी, 2D को स्ट्रेस टेस्ट या जो भी आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से वो एडवाइस करते हैं, करवा लीजिए। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हार्ट के पेन के मामले में हमने थोड़ा भी रिस्क लेना सही नहीं है। 2 इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा के हो गए तो चलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें डाउट था, हमने तभी करवा लेना चाहिए था, तभी नहीं करवाया तो देखो अभी क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया। ये सब बातें सही नहीं है। हार्ट के मामले में आप जितना सेफ रहेंगे उतना अच्छा है। यू शुड ऑलवेज़ प्ले सेफ। तो इसीलिए अगर आपको इतना तकलीफ़ हो रहा है आपके पेन के वजह से, तो उसको डेफ़िनेटली दिखा लेना चाहिए। और हाँ, अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो वो बाकी की चीज़ों को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, हमारे बॉडी में देयर इज़ समथिंग नोन एज़ अ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इन सब का जो लोड है वो पूरा हार्ट पे आता है और इसके वजह से हार्ट को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये स्ट्रेस बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अगर स्ट्रेस है आपको, अगर आपका खुद से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अपनी कोशिश करके स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो बेटर आप किसी साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइकियाट्रिस्ट सिर्फ़ आपको दवाइयाँ ही खिलाएँगे। बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट को मैंने देखा है कि दवाइयाँ बहुत मिनिमल देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कभी भी आपको लगे कि स्ट्रेस आपको आ रहा है, तो क्या करना चाहिए ताकि इमीडिएटली स्ट्रेस कम हो सके। तो अगर आप खुद से अपनी कोशिश करके स्ट्रेस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो बेटर कोई साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें उनसे पूछिए, क्योंकि स्ट्रेस ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। और एक एडिशनल बात मैं बाकी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जिनका मैं अभी जवाब दे रहा था, इनकी उम्र जैसे इन्होंने बताया सिर्फ 24 साल है, तो आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हार्ट अटैक इन द यंग। 24 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है सोचने का कि अगर इतनी यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो दिस इज़ हाई टाइम व्हेन वी शुड गेट मोर अवेयर अबाउट हार्ट हेल्थ, ताकि हमें ये हार्ट अटैक का रिस्क ना होए भविष्य में। तो और इसी का ये कारण है कि मैंने ये हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया है या ये यूट्यूब लाइव सेशन ले रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इतना यंग एज में हो रहा है कि इट इज़ रियली वेरी ट्रॉमेटिक टू सी कि इतना कम एज में भी लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और इसीलिए ये सारा ये सारी जो 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 मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो इसीलिए ताकि कुछ तो मेरे तरफ से भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस सोसाइटी में, ताकि लोगों का हार्ट अटैक का रिस्क जितना और जैसा हो सके कम कर सकें। पूरा ज़ीरो करना तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई जादू से तो कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डेफ़िनेटली अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करके इसको कम करने में जो कुछ भी मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है डेफ़िनेटली करना चाहता हूँ और इसलिए ये सब कुछ है। तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप में से कोई हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो उसको जॉइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ जो कुछ भी आपको बातें सीखने को मिलती है उसका डेफ़िनेटली लाभ उठाइए। अब और भी क्वेश्चन्स हैं, लेकिन वहाँ जाने के पहले मैं थोड़ा-सा कार्डियक अरेस्ट के बारे में आगे थोड़ा और डिस्कस करना चाहूँगा, कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो कार्डियक अरेस्ट में जैसा कि मैंने बताया कि मेन जो बाहर के सिम्पटम्स आते हैं या मेन जो बॉडी को नुकसान होता है, वो होता है ब्रेन को डैमेज होना। हार्ट से जब ब्लड ब्रेन को नहीं पहुँचता है और ब्रेन को कुछ डैमेज हो जाता है, तो उस टाइम पे एक्सटर्नली या बाहर से हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति को सडनली चक्कर आएगा या वो बेहोश हो जाएगा। पहले थोड़ा उसको चक्कर जैसा लगेगा और सडनली वो बेहोश हो जाएगा। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आदमी बेहोश है, लेकिन हो सकता है उसे कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई दूसरी वजह से वो उसे बेहोशी आ गई हो। हो सकता है उसको
बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया हो, उसकी वजह से बेहोशी आई हो सकता है उसको कुछ मिर्गी की बीमारी की हो जिसकी वजह से उसको बेहोशी आई हो, या दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं। और हो सकता है कि हालाँकि वो तो बेहोश है लेकिन उसका दिल बंद नहीं हुआ है, दिल अभी भी धड़क रहा है। तो कैसे पहचानें कि आपके सामने अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए, तो सच में कार्डियक अरेस्ट है या नहीं? अभी इसको पहचानने के लिए टेक्निकली काफ़ी सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ गिरा हुआ है उसकी नाक के सामने आप आपकी उँगली रख दीजिए और देखिए उसकी ब्रीदिंग या साँसें लेना शुरू है या नहीं, आपके उँगली को उसके नाक से आने-जाने वाली हवा फ़ील होगी। यहाँ तक कि आप आपका कान को उसके मुँह के या नाक के पास रख के सुन सकते हैं कि उसकी ब्रीदिंग की कुछ आपको आवाज़ें आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे कि सच में इसको अरेस्ट है या नहीं, वो जो हवा की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सच में फ़ील हो भी रही है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। तुरंत हमने एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो तुरंत शुरू कर देना है। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, अब ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। और इसमें भी पहले मैं जो डिस्कस करूँगा वो हैंड्स ओनली सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का शॉर्ट फॉर्म है सीपीआर। और उसमें भी अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको कहते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर। हैंड्स ओनली सीपीआर में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो हमारे हार्ट का फंक्शन है, पंप करना और पंप करके ब्लड को हर जगह पहुंचाना, इसको क्योंकि अब हार्ट नहीं कर रहा है, हार्ट तो बंद हो गया है, तो हम उसको बाहर से अपने हाथों का फोर्स चेस्ट पे लगा के इस फंक्शन को हम एक्सटर्नली शुरू रखने की कोशिश करते हैं। हार्ट खुद पंप नहीं कर रहा है तो हम बाहर से चेस्ट में प्रेशर देके हार्ट को पंप करवाने की कोशिश करते हैं बाहर से ताकत लगाकर। इसको बोलते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर। क्योंकि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जब हम बोले तो इसमें सिर्फ हार्ट को पंप करना नहीं इन्वॉल्व होता है, उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल या यूँ कहो कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना भी इन्वॉल्व रहता है। अभी बहुत लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति बेहोश हुआ है बहुत बार हम उसको जानते पहचानते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के माउथ से माउथ लगाना बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो व्हाट इज़ रियली प्रैक्टिकल इज़ हैंड्स ऑन स्लिप यार, जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है वो ना दें, सिर्फ हाथों से उसकी चेस्ट को प्रेस करें। अभी इसको हाथों से चेस्ट पर प्रेस कैसे किया जा सकता है मैं एक शॉर्ट में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ आपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखने के लिए अगेन फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर के इस पर चैनल पर एक वीडियो है कि सीपीआर कैसे दिया जा सकता है। इसकी लिंक मैं अपने हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पोस्ट करूँगा, तो लिंक को आप डेफिनेटली देख लेना। विथ जो भी वहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको देख लीजिए आप अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसीजर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का हम एग्जैक्टली करते कैसे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने ज़मीन पर गिरा हुआ है, पहले तो उसको सीधा करो। सीधा करने के बाद उसका जो चिन है, चिन है उसको ऐसा थोड़ा-सा ऊपर उठाना। वो ऐसा ऊपर उठाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा हम ऊपर किसी का चिन उठाते हैं तो उनका जो एयरवे है, या जो हमारा विंड पाइप होता है, ऊपर का वॉइस बॉक्स होता है, ये सारा प्रॉपर्ली ओपन हो जाता है और हवा अच्छी तरह से अंदर आना-जाना हवा का हो सकता है। तो इसको ऐसे उठा लेना है। दूसरी बात, ऐसा उठाने के बाद जैसा कि मैंने कहा नाक के सामने उँगली रख के देखिए, कुछ फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर फ़ील हो रहा है कुछ ही सेकंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं। 5-10 सेकंड में आपको फ़ील होता है तो ठीक, नहीं तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है आपने। चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने के लिए उस व्यक्ति के बाजू में आपने बैठ जाना है, घुटनों पे अपने, और अपने हाथों को मैं थोड़ा साइड से आपको दिखाता हूँ। अपने हाथों को इस तरह से, ये मेरा आपको शायद लेफ्ट दिख रहा होगा, ये मेरा एक हाथ है और दूसरे हाथ को मैंने इस तरह से पकड़ लिया है। और पकड़ने के बाद हाथ का जो पहले हाथ का जो ये मेरा बेस है, ये नीचे वाला पार्ट, ये मैं चेस्ट के ऊपर रखता हूँ। चेस्ट के ऊपर कहाँ रखेंगे हम, ये जैसे मेरे चेस्ट की इस बीच वाली हड्डी है, ये बीच वाली हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है, जो हमारा होल होता है ना, उस होल के थोड़ा सा आधा से 1 इंच ऊपर हमें रखना है। क्योंकि ये जो हमारे हड्डी का नीचे वाला पार्ट होता है चेस्ट की हड्डी का,
वो जो पार्ट होता है वो मोबाइल होता है, हिल सकता है। एकदम यहाँ ऊपर पे आप प्रेशर दोगे ना तो ये बोन इतनी कड़क होती है कि आप कितना भी ताकत लगाओ वो बिल्कुल हिलेगी नहीं, टूट जाएगी लेकिन हिलेगी नहीं। लेकिन ये नीचे वाला जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो काफ़ी मोबाइल होता है, उस पर आप हाथ का प्रेशर लगा के ऐसा प्रेशर करना और ये बेस से हमें उसको प्रेस करना है। और प्रेस करते समय याद रखिए हमने जो प्रेशर डालते हैं वो हमारा बॉडी से प्रेशर आना चाहिए, हाथों से नहीं। यानी कि प्रेस करते समय ऐसा ऐसा प्रेस नहीं करना है। देखिए इधर मेरे एल्बो बेंड हो रहे हैं, एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए, अपने एल्बो बिल्कुल सीधे रहेंगे और अपनी बॉडी आपकी ऐसे आगे पीछे हिलनी चाहिए उसकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर देके, राइट। तो अगर कोई मेरे सामने लेटा हुआ है तो मैं अपने हाथों को इस तरह से एल्बो स्ट्रेट कर लूँगा और इस तरह से झुक जाऊंगा मैं और पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर नीचे करूंगा, मेरी बॉडी को एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और मेरा ये बेस से ये वाले हिस्से को मैं प्रेस करूंगा। इसको कहते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर, यानी कि हार्ट को चलाने का जो पार्ट है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का उतना पार्ट ये हो गया हैंड्स ओनली सीपीआर। ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन मत लीजिए, हमारे हेल्दी हार्ट कम्युनिटी में मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगा इसका, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी इसको करने का एक पर्टिकुलर स्पीड होता है, यानी कि 1 मिनट में हमने करीब 100 से 120 बार तक ये कंप्रेशन कर लेना है। मतलब लगभग हर 1 सेकंड में 2 बार ये कंप्रेशन हो जाना चाहिए, इस स्पीड पे करना है अपने को। दूसरी बात अब ये है कि ये करना कब तक है, तो याद रखिए कि इसको हमने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। और इसलिए जैसे ही हमें कोई बेहोश दिखता है तो हमने तुरंत किसी मेडिकल हेल्प को कांटेक्ट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस को तुरंत बुलाना चाहिए। मतलब अगर आपके साथ में कोई एक दूसरा व्यक्ति है तो उसको बोलना कि भाई तुम फ़ोन करो कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर या एम्बुलेंस को, तब तक मैं सीपीआर देता हूँ। तुरंत इस तरह से सीपीआर चालू करना चाहिए। और जैसे ही जब कोई मेडिकल हेल्प आती है, कोई एम्बुलेंस वगैरह आ जाती है, तो उस टाइम पे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे का जो सीपीआर का प्रोसीजर है वो तो, या जो कुछ भी रिससिटिव प्रोसीजर है उस व्यक्ति को ज़िंदा रखने के लिए, वो तो जो हॉस्पिटल से लोग आए हैं वो कर ही लेंगे। लेकिन तब तक आपने कंटिन्यू करना है जब तक कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसीजर है, हालांकि अभी देखने में आपको उतना मुश्किल नहीं लगा होगा, लेकिन जब करते हैं तब बहुत ज़्यादा इससे थक जाते हैं। या यूँ कहो कि एक व्यक्ति शायद 4-5 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं सकता है सीपीआर। तो इसीलिए जब आप ये सीपीआर दे रहे हो तो आजू बाजू के व्यक्ति को भी बताइए कि ये देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, मैं थक जाऊंगा तो आपने करना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि एम्बुलेंस कब तक आएगी, हो सकता है उसको आने में 10 मिनट 15 मिनट लग जाए, तो तब तक एक आदमी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ऐसे वक्त पे आपने डेफिनेटली किसी दूसरे की मदद, दूसरे का साथ लेना चाहिए और सब लोगों ने मिलकर बारी बारी से ये चेस्ट कंप्रेशन देते रहने चाहिए। तो ये हो गया सीपीआर के बारे में, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैक्सिमम लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूव किया गया है कि अगर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नहीं भी दिया जाता है, लेकिन अगर प्रॉपरली चेस्ट कंप्रेशन किए जाए, यानी कि हैंड्स ओनली सीपीआर अगर प्रॉपरली किया जाए, तो भी हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं जब तक कोई मेडिकल हेल्प आ न जाए। अब इसके अलावा और भी एक चीज़ है जो हम उस समय कर सकते हैं अगर हमें डाउट है कि किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, और इसे कहते हैं एईडी, यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो बेसिकली ये हम हाथों से वगैरह करने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस लगता है, एईडी नाम का डिवाइस। आजकल ये वाले डिवाइस सभी इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे लगाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एयरपोर्ट्स पे मिल जाएंगे, बहुत बार मॉल्स में ये होते हैं, और जहाँ पर भी ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो सकता है वहाँ पर ये वाले डिवाइसेस रखे जाते हैं। तो ये बेसिकली ये डिवाइस क्या करता है, हमारे चेस्ट को एक छोटा सा शॉक देता है और चेस्ट के थ्रू ये हार्ट तक शॉक पहुंचता है। और अगर हार्ट बंद हो गया है तो कभी कभी इस शॉक के वजह से हार्ट का वापस बीटिंग, प्रॉपरली बीटिंग चालू हो सकता है। तो ये वाला होता है एईडी का डिवाइस। अगेन इसको भी कैसे करना है और ये डिवाइस दिखने में कैसे होता है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं और पूरा जो प्रोसीजर है, इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो भी फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे है, उसमें आप देख लीजिए। वैसे मैं अपना जो हेल्दी हार्ट कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी ये पोस्ट करूँगा, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए।
अगेन जो लोग अभी हमारे ग्रुप में नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक हेल्दी हार्ट कम्युनिटी नाम का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड टिप्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप उसके मेंबर्स नहीं हैं तो इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उसको क्लिक करके आप उसको डेफ़िनेटली जॉइन कर लीजिएगा। तो ये होता है एईडी का डिवाइस, जो हार्ट को शॉक देके हम वापस किसी का बंद हुआ हार्ट शुरू कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो हम एक कार्डियक अरेस्ट के व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। अब बहुत बार लोगों को ये डाउट हो सकता है कि अगर कोई बेहोश है तो जैसे मैंने कहा, सच में उसको कार्डियक अरेस्ट है या नहीं, सच में उसको सीपीआर देना भी चाहिए या नहीं। तो ऐसे इसमें अगर आपको डाउट हो ना, तो मैं आपको सीधा एडवाइस करूंगा, सीधा सीपीआर शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति सच में कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है, उसका जस्ट किसी दूसरे कारण से बेहोश हो गया है, तो जैसे ही आप उसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो खुद ही उठ जाए और आपको बोले कि अरे रुक जाओ करके, या आपको करने से आगे चेस्ट कंप्रेशन देने से वो खुद ही रोक देगा। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन वो उठ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट है वो और उसको आप चेस्ट कंप्रेशन नहीं देते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए अगर थोड़ा भी आपके मन में डाउट है, तो सीधा सीपीआर का जो प्रोसेस है, जो हैंड्स ओनली सीपीआर है चेस्ट कंप्रेशन का, आप तुरंत शुरू कर दीजिए। उसके लिए बिल्कुल वेट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एईडी का शॉक देने के पहले डेफिनेटली ये आपने कंफर्म होना चाहिए कि वो बिल्कुल कार्डियक अरेस्टेड है। यानी कि पहले आप सीपीआर दो, और सीपीआर से अगर कुछ काम नहीं बन रहा है, वो कॉन्शियस नहीं हो रहा है थोड़ी देर के बाद भी, कुछ मिनटों में ही, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कार्डियक अरेस्टेड है। और ऐसे वक्त पे आप फिर एईडी का डिवाइस से उसको शॉक देके उसके हार्ट को वापस चालू करने का काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये इन्होंने पूछा है, लियोनोरा। वो पूछते हैं कि 77 years old female with one stent inserted and another 80% block, left hip fractured but still moving in the house with a stick. ओके, आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, उन्होंने अपने बारे में हमें बताया है। तो मैं बोलूँगा ये बहुत ग्रेट बात है कि इवन एट द एज ऑफ 77 ईयर्स उनका हार्ट का एंजियोप्लास्टी हो गया है, दूसरे नस में भी 80% ब्लॉकेज है, लेफ्ट हिप फ्रैक्चर है, पर उसके बावजूद भी वो उनका मूवमेंट वगैरह शुरू है। हमें इनसे सीखने वाली भी बात है कि बहुत बार लोग ये रीज़न देते कि अब हम बहुत बूढ़े हो गए तो चल फिर नहीं पा रहे हैं, या हमें ये बीमारी है वो बीमारी है तो इसलिए हम ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, आराम करते हैं। और क्या होता है कि ज़्यादा आराम करने से और आराम वाली तकलीफ़ें या बीमारियाँ शुरू हो जाती है। यानी कि हार्ट की बीमारियाँ बेसिकली ज़्यादा आराम वाली ही बीमारियाँ हैं। जब आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, ज़्यादा हलचल नहीं करेंगे, तो ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं ना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारी पकड़ लेती है। अभी ये मैडम को ये सारे प्रॉब्लम है, फिर भी वो चलना फिरना उन्होंने शुरू रखा है। डेफिनेटली काबिल तारीफ बात है। एंड मैडम, आई वुड रियली अप्रिशिएट that you are doing so much of you are remaining so active despite all the problems. So you are really inspiration for all the people who are listening to this or who is reading your comments. If I'm not wrong, Leonora madam is already there in our healthy heart community group. So yes, ऐसे लोगों को देख के हमें सच में इंस्पिरेशन मिलता है कि हार नहीं माननी चाहिए। अब हम अगले हमारे सवाल की तरफ आते हैं। इन्होंने पूछा है स्टैटिस्टिकल, उन्होंने पूछा है चेस्ट पेन, ईसीजी एंड 2D इको नॉर्मल। अच्छा, इस पर बहुत पहले मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि क्या ईसीजी और 2D इको नॉर्मल होने का ये मतलब है कि हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईसीजी ये देखता है कि हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओवरऑल कैसी है। 2D को हमें ये बताता है कि हार्ट की जो मसल है उसमें पंपिंग कैसे चल रहा है, हार्ट को कोई फंक्शनल या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई इशू है या नहीं। एंड जो हार्ट की नस होती है, वो नस ना तो ईसीजी में दिखती है ना 2D इको में दिखती है। नस में ब्लॉकेज है या नहीं, उसमें बराबर ब्लड फ्लो है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं। एक होता है ट्रेडमिल का टेस्ट, जिसमें अगेन नस दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के नस में ब्लॉकेज है तो टेस्ट का रिजल्ट एबनॉर्मल आ सकता है। और दूसरा होता है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, एंजियोग्राफी। तो क्योंकि ईसीजी और 2D को उनका नॉर्मल है, एक मिनट।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो क्योंकि ईसीजी और टूडी को किसी का नॉर्मल है तो उनको एंजियो हार्ट की बीमारी नहीं होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। टूडी को और ईसीजी नॉर्मल होके भी हार्ट की नस में ब्लॉकेज का इशू हो सकता है। नाउ कमिंग टू कि अगर आपको ऐसा चेस्ट पेन है तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि बिल्कुल हमेशा हार्ट का ही पेन होगा इस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट के अलावा दूसरा भी कारण हो सकता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपके ये टेस्ट नॉर्मल है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि हार्ट का ही पेन है और हार्ट का तो सब कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, दूसरे भी पेन का कारण हो सकता है। तो पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि क्लिनिकली आपके डॉक्टर को क्या लगता है सच में हार्ट का पेन है या नहीं है, और अगर है तो करने के लिए आगे स्ट्रेस टेस्ट या एंजियोग्राफी के टेस्ट है। और अगर वो भी नॉर्मल आते हैं तो पॉसिबिलिटी फिर बहुत कम है कि आपका जो पेन है हार्ट से रिलेटेड पेन है भी या नहीं। और हम अपने अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिस्टर नागेश पूछ रहे हैं कि इफ़ पल्स रेट इज़ हाई अराउंड 100-105 व्हाट इज़ कॉम्प्लिकेशन, बीपी इज़ 130-90, आई हैव हाई स्ट्रेस लेवल ऑल्सो। ओके, तो ऐसा है कि पल्स रेट जो आपका 100-105 है, लेट मी टेल यू ये बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है। बहुत बार लोगों के पल्स रेट कुछ हार्ट की बीमारी के बगैर भी बढ़ सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि जो नॉर्मल हमारा पल्स रेट रहता है, द रेस्टिंग पल्स रेट इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 60 टू 100, यानी कि 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच में हमारा रेस्टिंग पल्स रेट रहता है। रेस्टिंग का ये मतलब है कि उस टाइम पे ना तो आपके ऊपर कोई फिजिकल स्ट्रेस है, ना मेंटल स्ट्रेस है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पे आपका हार्ट रेट इफ़ इट इज़ एनीवेयर बिटवीन 60 टू 100 इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल हार्ट रेट। अब अगर इससे ज़्यादा आता है तो पहले तो आप ये देखिए कि आप सच में उस टाइम पे आप रेस्टिंग पोजीशन में है या नहीं। यानी कि अभी आप बोल रहे हैं कि मेरा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, तो बहुत बार ये हायर जो हार्ट रेट है 105 110 जो है, बहुत बार ये इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, ना कि कोई हार्ट की बीमारी के वजह से। अब अगर आपका जो है हार्ट रेट है, आप ऐसे वक्त पे चेक करिए जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, मानो जैसे आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, तो वैसे उस टाइम पे देखिए। अगर उस टाइम पे भी आपका हार्ट रेट ज़्यादा रहता है देन इन दैट केस उसका कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। बहुत बार मैं ऐसे वक्त पर लोगों का एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम होल्टर कहते हैं, वो मैं करवाता हूँ, जिसमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि हार्ट रेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर हाई हार्ट रेट है तो हाई यानी कितना हाई जा रहा है, लो है तो कितना जा रहा है। होल्टर इज नथिंग बट बेसिकली नॉन स्टॉप ईसीजी जो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलता रहता है, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, जितना भी लंबा हम करना चाहें उसको कर सकते हैं, जो हमको एक्चुअल हार्ट रेट का फ्लक्चुएशन बताता है कि कितना हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वो वाला टेस्ट करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर ये सिर्फ स्ट्रेस के टाइम पे आपका हार्ट रेट इतना ज़्यादा रहता है तो ये यूजुअली स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हाई आता है देन इन दैट केस डेफिनेटली टॉक टू योर डॉक्टर और उसको इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए कि कुछ ये हार्ट की बीमारी से रिलेटेड तो नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टर सचिन राव ने पूछा, आर देयर एनी मेडिकेशंस दैट कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट। देखिए, जो भी दवाइयाँ होती है ना इन जनरल वो आपके अच्छे के लिए होती है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं होगी कि जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होगा या कार्डियक अरेस्ट होगा, ऐसा कुछ रहेगा तो लोग ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे ही क्यों? फिर तो दवाई नहीं हुई, वो तो पॉइजन हो गया। दवाई का है ये मतलब है कि वो डेफिनेटली आपके किसी फ़ायदे के लिए ही दी जा रही हो। हाँ, कभी-कभी ये हो सकता है कि आपको कुछ 2-3 अलग-अलग बीमारियाँ हैं और उन बीमारी अलग-अलग बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, वो एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके हार्ट पे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकती है, इस दवाइयों के एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन की वजह से। तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर दवाई से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है ऐसा नहीं है। 2 या 3 अलग-अलग दवाइयों के इंटरैक्शन से हार्ट पर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर किसी को कुछ दवाइयाँ शुरू हैं तो उसको कौन-कौन सी दवाइयाँ शुरू हैं। तो आपको जो दवाई शुरू है, आपके डॉक्टर जानते होंगे आपको क्या दवाइयाँ शुरू है, तो उनसे एक बार बात करिए और पूछिए कि आपको जो भी दवाइयाँ शुरू है, क्या उनके इंटरैक्शन से कोई इस तरह का हार्ट पे कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट या कोई बैड इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं। बट कोई दवाई पर से कार्डियक अरेस्ट करेगी ऐसा यूजुअली नहीं होता है। मिस्टर सुनील नरवानी जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ सीपीआर?
सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीपी शायद आपने थोड़ा लेट जॉइन किया, इसमें हमने सीपीआर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हमारा जो हेल्थ हेल्दी हार्ट हार्ट कम्युनिटी चैनल है, उस पर भी अब मैं इस सीपीआर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करूँगा, आज ही पोस्ट करूँगा ताकि आप सब लोग उसको देख सकें। अगर आप अभी भी उस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा, उसको क्लिक करिए और उस वीडियो को आप उस ग्रुप को जॉइन करने के बाद उस ग्रुप में ये जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसको डेफ़िनेटली देखिए, तो आपका सीपीआर वाला जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सीपीआर बेसिकली जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे हम एक्सटर्नली हार्ट से जो पंपिंग का काम करवाते हैं, चेस्ट को कंप्रेशन देके, उसको हम कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन कहते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का, जिससे हम लंग्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश करते हैं, तो वो वाला भी एक हिस्सा होता है। बट प्राइमरीली हमारा स्ट्रेस रहता है कि चेस्ट कंप्रेशन हम सीखें, प्रॉपरली सीखें, क्योंकि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बहुत लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, दूसरे को, अनजाने व्यक्ति को जैसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना। तो उस जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप देखिए, आपका सीपीआर वाला पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में सीपीआर को डिस्कस किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है मैंने, आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, और सीपीआर के बारे में, कार्डियक अरेस्ट के बारे में भी हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मैं फिर से ये एक लाइव सेशन करूँगा, और हमारे हेल्दी हार्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 दिन पहले पोल डेफिनेटली डाला जाएगा कि आपको, आपका क्या फेवरेट टॉपिक है इस डिस्कशन के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप इतने लोगों ने इसको ज्वाइन किया। आई होप आप सब लोगों ने कुछ वैल्यूएबल सीखा होगा, और मिलते हैं अगले यूट्यूब लाइव सेशन में, और तब तक के लिए बाय बाय।